जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब हमारे 1,099,000 जितना भी है 0.9995 तक पहुंचा है। और जब ये वीडियो लाइव जाएगा आई एम श्योर हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होंगे। ये जो माइलस्टोन है ये मेरे लिए 1 मिलियन से ज्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जिस दिन ये 1 यहाँ पे नहीं था और मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर्स थे तब मेरे लिए 1 मिलियन तक पहुंचना ही एक इतनी बड़ी बात थी कि उस टाइम पे मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं थी ऐसा सपना देखने की कि एक फिटनेस व्लॉगिंग चैनल 2 मिलियन तक पहुंच सकता है। इसीलिए 1 मिलियन पहुंचने के बाद याद है मैं 2 सालों के लिए थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया था, कंफर्टेबल हो गया था। वीडियोस की जो अपलोड फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई थी और इन जनरल मेरे जो वीडियोस बनाने की पैशन है वो चली गई थी। पर जैसे जैसे मेरी प्रेप चलती गई वैसे मुझे दिखने लगा कि एक फिटनेस व्लॉगर को 2 मिलियन का माइलस्टोन पॉसिबल है और सिर्फ 2 मिलियन ही नहीं पर 10 मिलियन भी पॉसिबल है। एकदम शुरू में जब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि अब तो तेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया है, अब गोल्ड भी आ जाएगा, फिर डायमंड भी आ जाएगा, तब गोल्ड तक मैं मानता था कि एक दिन ही आने वाला है। पर डायमंड प्ले बटन के लिए मैं उन सबको बोलता था कि नहीं यार, डायमंड प्ले बटन के लिए आपको आइदर एक एंटरटेनमेंट क्रिएटर होना पड़ेगा या एक लाइफस्टाइल व्लॉगर बनना पड़ेगा जिससे आप ज्यादा लोगों को पहुंच सकते हो। क्योंकि एंटरटेनमेंट कंटेंट कोई भी कंज्यूम कर सकता है, चाहे आपकी एज 10 है या 70 है, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो। पर फिटनेस व्लॉगिंग ये एक इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नीश होने की वजह से मुझे डायमंड प्ले बटन का सपना कभी सच नहीं लगा। बट दैट हैज स्लोली चेंज्ड और अब ये देखने के बाद और पिछला 1 साल देखने के बाद मैं मानता हूँ कि अगले कुछ सालों में हम 10 मिलियन तक भी पहुंचेंगे एंड इट इज पॉसिबल एंड आई एम गोइंग टू शो यू। जैसे मैं 10,000 तक पहुंचा, 1 लाख तक पहुंचा, ये एक और स्टेप अप है और मुझे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो फुल्ली पता है और मैं खुद को एक मैग्नेट की तरह मानता हूँ। अगर मुझे सचमुच कुछ चाहिए तो पूरी यूनिवर्स मुझे वो अचीव करने में मदद करेगा। इसकी जो पावर है ये मैंने पिछले 7 सालों में बहुत बार देखी है एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। तो ये जो नंबर है यहाँ पर एक और डिजिट आएगा। Wait and watch। जब हमारे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन हुए थे तब मुझे इतनी ज्यादा खुशी इसीलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि इंस्टाग्राम पे नो ऑफेंस टू एनीबॉडी किसी के भी 2 मिलियन हो सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी शक्ल है, अगर आपने कैमरे के सामने थोड़े से ट्रेंडी डांस किए तो आपके 2 मिलियन हो जाएंगे। इसीलिए इंस्टाग्राम पे वो जो नंबर है उसका इतना कुछ मतलब नहीं होता। पर यूट्यूब पे सिर्फ अच्छी शक्ल होने से आप इतने हाई लेवल पे पहुंच नहीं सकते। क्यों पता है? यूट्यूब पे आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी इज वॉट मेक्स और ब्रेक्स यूट्यूब। तो आप ट्रेंडी वीडियोस, वायरल वीडियोस इंस्टाग्राम पे कितने भी बना लो पर यूट्यूब पे जब लोग आपको देखते हैं, इतने सारे लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, वो अल्टीमेटली आपके पर्सनालिटी की वजह से करते हैं। और यही रीजन है कि यूट्यूब पे 2 मिलियन का माइलस्टोन मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल है। तो पिछले 7 दिनों में मेरी एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं एवरेज स्टेप्स की बात करूंगा तो वो 17,000 है जो प्रेप के बाद से नहीं हुआ है। एवरेज 17,000 स्टेप्स का मतलब एक दिन 23, एक दिन 14, एक दिन 21, एक दिन 15, ऐसे कर करके एवरेज स्टेप 17,000 है। इतनी ज्यादा एक्टिविटी करने की वजह से रात के 9, साढ़े 9 बजे मेरी बैटरी डाउन हो जाती है और मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ। जल्दी सोने की वजह से और दिन भर इतना एक्टिव रहने की वजह से पता है क्या हुआ है? मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स हुआ है और मुझे हर सुबह 5:30 बजे या 6 बजे के पहले जाग आती है। मेरी नींद खुल जाती है और मैं फ्रेश और अलर्ट रहता हूँ। इसकी वजह से जिम जाने के पहले मेरे पास एक मॉर्निंग वॉक की अपॉर्चुनिटी होती है और वो जो मॉर्निंग वॉक है वो करने की वजह से जिम जाने के पहले ही मेरे 6,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए होते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं 3 घंटे पहले उठाऊं और बॉडी के अंदर कोई अमीनो एसिड्स नहीं है। मुझे इस साल मसल ग्रोथ और जिम के मशीन्स दोनों मैक्सिमाइज करना है। इसीलिए 1 स्कूप वे प्रोटीन और 3 केले ये ब्रेकफास्ट खा के हम ट्रेन करने के लिए जाएंगे। तो एक पूरे दिन में हमारे पास मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए 5 अपॉर्चुनिटीज होते हैं। इसीलिए हमारा जो भी टोटल प्रोटीन इंटेक है, अगर हमें मैक्सिमम मसल ग्रोथ चाहिए तो उस प्रोटीन गोल को 5 इवनली स्पेस्ड आउट मील्स के थ्रू कंप्लीट करो। तो अगर आप हर 3 या 4 घंटों में लगभग 20 या 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपको दिन भर 5 इवनली स्प्रेड आउट स्पाइक्स मिलेंगे और आप एट द एंड ऑफ द डे उस पर्टिकुलर दिन का मसल ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमाइज करोगे। वही मेरा इस साल का इंटेंशन है, कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। ये जो कोट है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैं अपने साइड से जो भी वेरिएबल्स इन कंट्रोल है उन्हें मैक्सिमाइज करूंगा, उन्हें ऑप्टिमाइज करूंगा, जिससे मैं जिम के अंदर जो भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ उससे मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले।
स्वागत है आप सभी का आज के बैक वर्कआउट में। आज हम बहुत महीनों के बाद एक हॉरिजॉन्टल पुल यानी एक रोइंग मूवमेंट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सीन यह है कि पिछले 6 महीनों में लैट पुल डाउन की मशीन मैक्स आउट करने के बाद से वो फुल स्टैक वाला लोड अभी हैवी इनफ नहीं है, इसीलिए पहले रोज लगाने से बैक काफी अच्छे से प्री एग्जॉस्ट होगी, जिससे हमें लैट पुल डाउन पे इतना हैवी नहीं जाना पड़ेगा। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. एक और। अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा लो लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, आपको बहुत डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड लग रहा है, तो एक सिंगल हैबिट जिससे आप ये स्विच कर सकते हो वो है जल्दी उठना। अगर आप हर रोज सनराइज के पहले उठोगे तो वो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करने के लिए एक बहुत इजी एक्शनेबल फर्स्ट स्टेप हो सकती है। सिर्फ सुबह 5:30 बजे उठने से आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स चले नहीं जाने वाले। अगर आप 5:30 बजे उठ के 2-3 घंटे बेड में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं, पर 5:30 बजे उठने से बायोलॉजिकली आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो एक्चुअल ह्यूमन बींग्स जिस प्रकार होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा अलाइन होगी, जिससे आप मे भी थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, एक मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज पॉसिबली आ सकते हैं उन्हें आने के लिए थोड़ा सा वक्त दोगे, तो जस्ट बाय यू वेकिंग अप अर्ली आपके लाइफ की ट्रैजेक्टरी थोड़ी बहुत बदल सकती है। यूजुअली जो भी लोग अनहैप्पी होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, उनके लाइफ में मैं एक कॉमन चीज देखता हूँ कि उनका जो भी बिगड़ा हुआ रूटीन है वो हर रोज सेम दिखाई देता है। वो सुबह लेट उठते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, लाइफ में कुछ काम वाम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, रात को लेट तक जागते हैं, वापस यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस, ये एक बहुत पावरफुल कोट है जो आई बिलीव इस केस में बहुत ट्रू है। जब तक आप इस डेली रूटीन में एक चीज बदलते नहीं, बाकी का सब कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप सुबह 5:30 बजे उठोगे तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से आपका पूरा दिन उसके बाद बदल जाएगा। आप कुछ नया ट्राई करोगे, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है, सुबह उठने के बाद पहले 2 घंटों के लिए अपना फोन चेक मत करो, गाने मत सुनो, पॉडकास्ट मत सुनो, आपके दिमाग को बोर होने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता है, पर मैं 7 सालों के यूट्यूब क्रिएशन के बाद भी आज कंसिस्टेंट कैसे हूँ, मुझे वीडियोस बनाने के लिए आइडियाज कैसे मिलते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ वन थिंग, मैं खुद को बोर होने के लिए परमिशन देता हूँ। जब आप बोर होते हो तब आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। यही रीजन है कि सबसे जीनियस आइडियाज बर्तन धोते वक्त, शावर करते वक्त, ऐसे मोमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि तब आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता एंड यू आर लेटिंग योर माइंड वॉन्डर। तो जब तक आप कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड रहोगे आपको कोई नए आइडियाज आने नहीं वाले। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी जिंदगी में बहुत अनहैप्पी हो, सुबह उठो एंड लेट योर माइंड वॉन्डर। Not done yet. Not done yet.
2 हफ्ते पहले मैंने अपने बैक डे में एक नई मूवमेंट ऐड की है जिससे मैं अपने ट्रैप्स को डायरेक्टली ट्रेन कर पाता हूँ। पिछले 7 सालों में एक बड़ा रीजन कि मैंने ट्रैप्स को कभी डायरेक्टली ट्रेन नहीं किया इज बिकॉज इनडायरेक्ट स्टिमुलस करके कॉन्सेप्ट होता है जो काउंट करता है। जब आप कोई भी पुल डाउन या कोई भी रो लगाते हो तब आपको क्या लगता है आपके ट्रैप्स सो रहे क्या? वो भी मूवमेंट में असिस्ट करते हैं और लोड को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में मदद करते हैं। पर 7 सालों के ट्रेनिंग के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बॉडी में कुछ छोटे छोटे मसल ग्रुप्स डायरेक्टली ट्रेन ना होने की वजह से मुझे एक्स और पेन्स आ रहे थे। कई एग्जांपल्स लोअर बॉडी में अगर देखा तो टिबिया नाम का छोटा सा मसल होता है जिसकी वजह से मुझे अपने एंकल्स और अपने नीज में दर्द होता था, इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली ट्रेन करना स्टार्ट किया। अपर बॉडी में मैंने फोर आर्म्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया और अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। फोर आर्म्स को ट्रेन करने की वजह से मेरा रिस्ट पेन कंप्लीटली चला गया है, प्रोबेबली बिकॉज पुशिंग मूवमेंट्स और पुलिंग मूवमेंट्स लगाते वक्त फोर आर्म भी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लोड रिस्ट जॉइंट पे नहीं आता। एक मेन दुश्मन जिसके साथ मैंने बहुत बैटल किया है वो है नेक पेन। गर्दन कमजोर होने की वजह से कोई भी अपर बॉडी एक्सरसाइज लगाते वक्त मेरे नेक जॉइंट पे बहुत स्ट्रेस आता था। तो ट्रैप्स को डायरेक्टली ट्रेन करने की वजह से अब नेक पेन धीरे धीरे जा रहा है। ट्रैप को ट्रेन करने का डिसीजन मैंने एस्थेटिक रीजंस की वजह से नहीं बनाया पर इंजरी प्रिवेंशन के रीजन की वजह से बनाया। तो अगर आपको नेक पेन नहीं आ रहा, आपको कोई इश्यूज नहीं आ रहा है, तो आप पुल डाउन्स और रोज की मदद से और इनडायरेक्ट स्टिमुलस की मदद से डिसेंटली डेवलप ट्रैप्स बिल्ड कर सकते हो। पर अगर आपको नेक पेन है या आपको एस्थेटिकली बहुत बड़े ट्रैप्स चाहिए तो उन्हें डायरेक्टली ट्रेन करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए मुझे डंबल श्रग्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सो ये मूवमेंट मैं 20 to 30 के रेप रेंज में लगाता हूँ, मेनली बिकॉज ये मूवमेंट मेरे लिए नई है और मुझे पहले टेक्निक मास्टर करनी है। एक मसल ग्रुप जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर पावर्ड चाहिए वो है रेड डेल्ट्स। आई नो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है पर मुझे और चाहिए क्योंकि उससे शोल्डर इतना ज़्यादा 3 डायमेंशनल दिखता है। अपर बॉडी में आई थिंक एक बॉडी पार्ट जो सबका बहुत अंडर डेवलप्ड होता है वो है रेड डेल्ट्स। ब्यूटिफुल मसल ग्रुप है, चेक दैट। इवन बस साइड रिलैक्स शॉट्स में ब्यूटी, क्लीन। ब्यूटी। क्लास। लास्ट सेट बेस्ट सेट। बैक के 4 सेट्स, ट्रैप्स का 1 सेट, रेड हेड्स के 2 सेट्स, लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी। क्रेजी। चेस्ट डे किया भी नहीं है पर तभी भी चेस्ट फाइबर्स दिख रहा है। ब्यूटी। क्लास। ओके? यस सर। क्रेजी ब्रो। One vertical pull plus one horizontal pull is not enough. Sick. Danger. इस वीडियो में मुझे आप सबके साथ 2 एक्साइटिंग चीजें शेयर करनी है। सबसे पहली चीज है मेरे दोस्त आर्यन की 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और दूसरी चीज उसी से रिलेटेड है। और इस दूसरे चीज के बारे में मैंने आप सबको जनवरी महीने में एक छोटी सी हिंट दी थी। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो 2021 साल तक मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ ट्रेन करता था। ये एक ऐसा टाइम था जब मैं, नील, आर्यन खन्ना हम सब मिलके ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे और उस टाइम पे हमारे पूरे ग्रुप
में से दूसरे वाले आर्यन को छोड़ के सब जिम जाते थे और सब डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करते थे। 1 साल के बाद मेरे सारे दोस्तों ने जिम छोड़ दी और मैं अकेले हर सुबह ट्रेन करने के लिए जाने लगा। 2022 और 2023 इन 2 सालों में मैंने 99% ट्रेनिंग अकेले ही किया और उन 2 सालों के बाद मुझे अकेले ट्रेन करने की इतनी आदत लग गई कि मुझे वो बहुत पसंद आने लगा। एक दिन मेरे प्रेप के एंड में मुझे रैंडमली दूसरे वाले आर्यन का व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो मुझे रात को बोलता है कि तू कितने बजे जिम जाता है, तेरा ट्रेनिंग अभी कैसे दिखता है। और मैंने उसको इन सारी चीजों के आंसर्स भेजे और उसने मुझे बोला कि मुझे भी जिम ज्वाइन करनी है। ऑनेस्टली जब मुझे उसका वो मैसेज आया तब मुझे लगा नहीं था कि वो जिम से लेकर इतना ज्यादा सीरियस बन जाएगा। मुझे लगा कि लोग फिटनेस रीजंस की वजह से हेल्दी रहने के लिए जिम जाते हैं, उसका उस टाइप का गोल होगा। पर डे 1 से लेके आज तक उसने वैकेशन छोड़ के एक भी रेस्ट डे नहीं लिया है। उसने 7 डेज अ वीक जिम जाके अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, पुणे के अलग अलग दोस्तों में और इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, पर आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्टैंड आउट करता है क्योंकि उसने पहले दिन से सारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, सारे न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स और सारी चीजें ठीक तरीके से की। तो आर्यन मेरे लिए इन अ वे एक गिनी पिग था। वो मेरे लिए प्रोजेक्ट एक्स था कि मैंने ओवर 7 इयर्स जो भी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रिंसिपल सीखे हैं वो अगर एक बंदा डे 1 से फॉलो करेगा तो किस टाइप के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और आर्यन ने वो कर दिखाया है। डे 1 वर्सेस अभी उसके फिजिक में, उसके मेंटालिटी में जो भी चेंजेस आए हैं वो देख के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वो आज एक अलग ह्यूमन बीइंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्यन ने ये भी करके दिखाया कि अगर एक बंदे के पास फुल टाइम जॉब है तो भी वो दिन में 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकाल के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है। तो आर्यन की जर्नी देख के मुझे सिर्फ एज अ कोच नहीं पर एज अ दोस्त भी बहुत ज्यादा प्राउड लगता है। और ऐसा लगता है कि यार एक बंदे ने डे 1 पे जो भी अचीव करने का गोल सेट किया था और अपने दोस्तों को जो भी बताया था वो उसने कर दिखाया। और ऐसे केसेस बहुत कम दिखते हैं। हर फ्रेंड ग्रुप में उस टाइप के दोस्त होते हैं जो बड़े बड़े सपने बताते हैं, जो बड़े बड़े गोल्स प्रीच करते हैं पर वो कुछ करते नहीं है। और आर्यन ने वो एग्जाम्पल और वो स्टीरियोटाइप अच्छे से ब्रेक किया है और उसने हमारे पूरे फ्रेंड ग्रुप में अब एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है। एक ऐसा बंदा जिसका कोई एथलेटिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, जो टेक इंडस्ट्री में एक फुल टाइम जॉब करता है, अगर वो 1 साल के डिसिप्लिन और 1 साल के डेडिकेशन की वजह से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अब आते हैं थोड़े से एक्साइटिंग चीज पे। आर्यन ने ये 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने के पहले कभी डिसाइड नहीं किया था कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहा है। उसने जेन्युइनली खुद की मेंटल और फिजिकल स्टेट बदलने के लिए अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी। पर अलोंग द वे जब टोक्यो में अलग अलग फिजिक शोज अनाउंस हुए तो उसके दिमाग में एक आइडिया बनी कि यार मैंने 1 साल का डिसिप्लिन दिखा तो दिया है, मैंने फैट लॉस भी कैसे तो करके कर लिया है, अब मुझे एक कंपटीशन एक्सपीरियंस करनी है। इसीलिए इस साल के शुरुआत में जब कंपटीशन के टिकट्स और बैकस्टेज पासेस लाइव गए, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आर्यन ने एक मेंस फिजिक कंपटीशन के लिए साइन अप किया है, जिसके लिए हम कल मुंबई की ओर निकलेंगे और अगला 1 हफ्ता जापान में बिताएंगे। एज अ होल ये एक्सपीरियंस काफी अलग होने वाला है। इसके पास्ट में मैं जब भी टोक्यो गया हूँ तो वो साइट सीइंग रीजंस की वजह से गया हूँ। ये पहली बार एक फिटनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल ट्रिप होगी। तो वहां पे पहुंचने के बाद हम आर्यन का पीक वीक करेंगे, उसका कार्ब अप करेंगे और फिर शो का जो भी वेन्यू है वो भी जाके चेकआउट करेंगे। क्योंकि हमने रजिस्टर तो कर लिया है पर एथलीट्स के शॉर्ट्स पे वो जो नंबर चिपका हुआ होता है, जो भी मर्चेंडाइज होती है, जो भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब हम ऑनलाइन कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए हमें इन पर्सन वेन्यू जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा और फिर हम शो के लिए अगले दिन रेडी हो सकते हैं। ये जो कंपटीशन है इसे शेप फिट फेस्टिवल कहते हैं, जो हर साल जापान में होती है। इसके इन टोटल साल भर 4 या 5 शोज होते हैं और पहला शो हमेशा मई महीने में टोक्यो में कंडक्ट किया जाता है। तो हम इस साल 2025 सीजन के शेप फिट फेस्टिवल के पहले कंपटीशन को एक्सपीरियंस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये आर्यन की पहली कंपटीशन होगी तो देखने में बड़ा मजा आएगा। कंपटीशन के जो भी डिटेल्स है और शो के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको जापान ब्लॉग्स के थ्रू पता चल जाएगा। पर ये जो फिजिक कंपटीशन है ये टिपिकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स की तरह नहीं होती, इन द सेंस कि इसमें अलग अलग डिविजन्स जैसे क्लासिक फिजिक,
ओपन बॉडी बिल्डिंग, ये सब नहीं होता। ये कंपटीशन प्योरली एक मेंस फिजिक कंपटीशन है, बट इन अ वे ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे फर्स्ट टाइम कंपटीटर्स को कंपटीशन का एक्सपीरियंस लेने में भी मजा आता है। यार क्लासिक फिजिक में वो छोटी चड्डी पहननी पड़ती है, वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब ये जो भी प्लान है इसमें एक्साइटिंग चीज पता है क्या होने वाली है? अगर ये शो मुंबई में होता या गोवा में होता तो हमारे पास थोड़ी सी फेमिलियरिटी होती कि चलो टैनिंग करनी है तो टैनिंग कहाँ से करे। ये सारे लोकेशंस हमें समवॉट पता होते हैं, सेम कंट्री में होने की वजह से कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ऐसे कई एथलीट्स, कोचेस या दोस्त होते हैं जिन्होंने पहले भी कम्पीट किया है, तो वो हमें गाइड करके मदद कर सकते हैं। पर एक फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे कम्पीट करने से ये पूरी चीज 10 गुना ज्यादा एडवेंचरस बन गई है। हमने टैनिंग के लिए टोक्यो में ही एक लोकेशन शॉर्टलिस्ट किया है, वहां पे जाके टैनिंग करना, टोक्यो के 7-Eleven से कार्ब अप करना, ये सब इतना ज्यादा सपने जैसा है कि उसे जीना और उसे एक रियलिटी बनाना, ये आई डोंट थिंक मैंने 4-5 साल पहले सोचा भी होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये सब कुछ व्लॉग करने वाला हूँ एकदम रॉ तरीके में, जिससे आपको भी लगेगा कि आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हो और ये पूरा शो एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो निकलने के पहले 2 पैकेजेस मुझे अनबॉक्स करने थे। इसमें से दोनों पैकेजेस में से सामान जब मैं आज रात को पैकिंग करूंगा तो उसमें भरना है। पहले क्लोथिंग रिलेटेड अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं जिम में शूज नहीं पहनता, जिसकी वजह से मेरे पास जो भी सॉक्स है उनमें बहुत बड़े बड़े छेद है। तो जो भी एग्जिस्टिंग सॉक्स मेरे पास अभी है वो मैं डिस्पोज करूंगा। और ट्रिप पे लेके जाने के लिए यहाँ पर मैंने पैक ऑफ 10 सारे ब्लैक कलर के सॉक्स मंगाया है। सारे ब्लैक थे यार, सारे ब्लैक अगर होते तो इजी हो जाता क्योंकि फिर पेयर्स मैच नहीं करने पड़ते। पर अब मुझे ये जो 4 कलर्स आया है, व्हाइट, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक, इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा। पर पैक ऑफ 10 सॉक्स और एक स्लिम फिट ट्रेनिंग टी शर्ट। अब आते हैं एक्साइटिंग चीज पे, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 1 हफ्ते के लिए, मुझे सारे दिन अपना प्रोटीन गोल हिट करना है। इसीलिए मैंने इनका रीफिल पैक मंगाया जो ऐसे छोटे छोटे कन्वीनियंट पैकेजेस में आता है। इसके अंदर एक बॉक्स में 5 प्लास्टिक के सैशेज है। तो ऐसे मैंने खुद के लिए और आर्यन के लिए बहुत सारे मंगाया है। ये देखो, ये 20 पैकेट वे प्रोटीन है। और अगर बीच में भूख लग जाती है, कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर्ड प्रोटीन बार। और ये आर्यन फाइनली खा पाएगा के प्रेप के बाद। कितना टाइम हो गया बेचारा, 4 महीनों में इसने प्रोटीन बार नहीं खाया। कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर, ये सारा सामान जाएगा चेक इन बैग में एंड देन वी आर ऑल सेट। ऑल्सो सॉक्स के साथ साथ मैंने शॉर्ट्स भी मंगाया। इस बार मुझे जापान में थोड़ा सा कैजुअली ड्रेस करना है। हमेशा ऐसे कार्गो पैंट्स या बड़े बड़े पैंट्स पहनने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसीलिए एक्स्ट्रा लार्ज शॉर्ट्स। अब बस इशू ये है कि मेरी वेस्ट बहुत छोटी होने की वजह से ये वेस्ट पे पता नहीं अच्छे से फिट होंगे कि नहीं। पर एक्सेल मैंने एक रीजन के लिए मंगाया, मुझे ऐसे शॉर्ट्स पसंद है जो मेरे नीज के थोड़े से ऐसे जाते हैं। बहुत छोटे होंगे तो फिर बैठने के बाद वो यहाँ तक आते हैं, फिर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो मे बी आते वक्त प्लेन में मैं ये शॉर्ट्स पहनूंगा। सो तूने 1 साल पहले जिम ज्वाइन की, उस मोमेंट पे क्या तुझे कभी पता था कि तू एक बार फ्यूचर में कम्पीट करेगा? एंड सेकेंडली, कम्पीट करने का डिसीजन तूने क्यों बनाया? बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉल्स। ज्यादा लोग सिर्फ 1 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद कम्पीट करने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स के लिए इवन 10% के पास जाना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो तेरा कम्पीट करने के पीछे का रीजन क्या था और वाह क्या था? तो सबसे मेन चीज़ ये थी, मेरी ये पूरी रिकॉम्पोजिशन की जर्नी 15 मंथ्स पहले स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्ट डेट पे देखना है तो Jan 17 पेरेंट्स ट्रिप पे गए थे, मैं घर पे अकेला था। एंड मेरे इन जनरल लाइफ के साथ इट हैड एंटर्ड अ स्टेडी स्टेट जहाँ पे मैं बस एग्जिस्ट कर रहा था। एंड आई वांटेड टू चेंज दैट अप, आई वांटेड टू गेट हेल्दियर। मेरा वेट 78 kgs हो गया था। मैं रियलाइज कर रहा था कि यार अभी मैं आउट ऑफ शेप हूँ मेरे लाइफ में। एंड देन मुझे रात में एक सपना आया दैट आई वोक अप और मेरे पास एब्स वापस आ गए थे। सो देन आई वाज लाइक यार करना ही है। दैट इज व्हेन द होल जर्नी स्टार्टेड फॉर मी। Jan 17 तभी इवॉल्व आई थिंक ऑलमोस्ट न्यूली शिफ्ट हुआ था नए वेन्यू पे, राइट? तो आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर दैट। मेरी मेंबरशिप थी बट जिम बंद था। बट देन इट ऑल फेल इनटू प्लेस एंड उसके बाद फिजिक बिल्ड करना शुरू किया धीरे धीरे। डाइट प्लान फिक्स किया, केप्ट विद दैट डाइट प्लान फॉर 6 months। 78 kgs से 70 kgs तक मैं आया। फिर गए जापान। देन आई केम बैक फ्रॉम जापान एंड आई वाज लाइक जस्ट ओके, अभी वापस लेट्स गेट बैक टू द रूटीन। फिर साकेत और मैं बात कर रहे थे एंड ही सेड साथ में कभी एक शो करना है क्या? उधर कीड़ा बैठ गया कि यार एक्चुअली कम्पीट और एक शो कर सकता है। फिर वो मेरे लिए एक गोल बन गया। इट वॉज लाइक मुझे मेरे लाइफ के लिए एक गोल चाहिए था एंड वन ऑफ द शॉर्ट टर्म गोल्स दैट आई कुड वर्क टूवर्ड्स वॉज अ कॉम्पिटिशन। एंड अभी एज हम इस दिन के बहुत पास में आ चुके हैं, राइट? इट्स थर्सडे, अभी कॉम्पिटिशन संडे को है। एंड एक मेंटालिटी शिफ्ट जो मेरे पास नहीं थी वो अब
आ चुकी है. That kind of tells me that to become a proper athlete, I need to bring a certain mindset. That I would say is why I'm competing. ये mindset मेरे अंदर lacking थी in a way, and अभी वो आ चुकी है. This is probably something जो मैं ढूंढ रहा था. So that's what I got from the show. In all, अगर मेरे को larger picture में देखना है, that's what I guess drove me to compete. एक purpose missing था. शो के थ्रू वो पर्पस आया एंड इट हैज़ गिवन मी अ विजन कि ओके ये कर सकता हूँ मैं.